नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी गुंजल। मोहन राकेश जी की अन्य कहानियाँ और इसी तरह की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। पूरे दिन का बस का सफर, एक ही सीट पर साथ साथ बैठे हुए फिर भी एक दूसरे से कोसों दूर रहकर, सुरंग पार करके बस बनिहाल कस्बे की तरफ उतरने लगी। आगे बिना कोलतार की संकरी सड़क थी और 3,500 फुट की सीधी ढलान के नीचे बनिहाल की घाटी। सड़क को हमवार रखने के लिए जगह जगह नए नए पत्थर डाले जा रहे थे। छुक छुक करते रोड रोलर और बेलचे चलाते मजदूर। नीचे बनिहाल की घाटी चिनार के एक बड़े पत्ते की तरह फैली थी। किसी किसी मोड़ से घाटी की जिंदगी की एक झलक दिखाई दे जाती। टीन और सलेट की छतें, चिमनियों से निकलता धुआं और धान के खेतों में चमकता पानी, जैसे यह सब यथार्थ ना हो, यथार्थ की एक नकल हो। एक बड़े पैमाने पर आयोजित रंगमंच और निचान की सड़क पर बस जैसे चल ही नहीं रही थी, लुढ़क रही थी। उसकी गति ना होकर एक बेबसी थी। पहिए फिसल रहे थे और बस का जिस्म खड़खड़ा रहा था। घाटी का विस्तार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। नीचे और नीचे पहाड़ को काटकर नई सुरंग बनाई जा रही थी। बड़े बड़े क्रेन अपनी लंबी गर्दन फैलाए सुरंग का मलबा ढोकर खड्ड से में डाल रहे थे। टनल प्रोजेक्ट की नई आबादी। बस का हॉर्न एक बार जोर से बज उठा। एक बछड़ा और खरगोश बस के सामने पड़ गए। बछड़ा तेजी से कूदकर खड्डे की तरफ चला गया, मगर खरगोश आगे के पहिए के नीचे आकर कुचला गया। ड्राइवर ने पल भर के लिए ब्रेक लगाया, मगर अगले ही क्षण बस उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। ब्रेक लगा तो एक बार पति पत्नी के शरीर आपस में छू गए। कुंतल ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और पहले से थोड़ा सा सिमटकर बैठ गई। उसके सोने के बूंदे कांटे में फंसकर तड़पती मछलियों की तरह अस्थिर थे। साड़ी का पल्ला सीट से पीछे की तरफ निकल गया था, रह रहकर फड़फड़ा उठता। बस ज्यों ही किसी मोड़ के पास पहुंचती, वे आगे की सीट को पकड़कर अपना भार संभाल लेती। शरीर से शरीर छूना नहीं चाहिए। एक ही सीट पर साथ साथ बैठे हुए इतना लंबा सफर, सचमुच कितनी बड़ी मजबूरी थी। सामने के शीशे में बहुत सी आकृतियां हिचकोले खाती नजर आ रही थी। दो आंखें शीशे के अंदर से बार बार उसकी तरफ देखने लगती थी। वह जब आंखें हटाकर फिर उधर देखती, वे आंखें उसी तरह से ताक रही होती। वह लड़की स्नेह जाने कि उसे ऐसे देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा क्या था जो वह देखना चाहती थी? और ऐसे बेढब सफर में वह लड़की इस तरह बन सवर कर क्यों आई थी? वह जैसे बस में सफर नहीं कर रही थी, किसी पार्टी में आई थी, जहां सबके सामने उसने अपने को उभार कर दिखाना था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे अभी अभी वह कोई गीत गुनगुनाने लगेगी या सहसा खिलखिलाकर हंसने लगेगी। मोतिया कमीज, लाल दुपट्टा और हरी कोटी, उसके दुबले शरीर पर ये रंग कितने भड़कीले लग रहे थे। मटियाले रंग के लहरिया सांप की तरह बलखाई सड़क। बस बनिहाल के बाजार में आकर रुक गई। लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। बस को आधा घंटा वहां रुककर आगे चलना था। वे दोनों भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्नेह और उसके घर के लोग उनसे आगे उतर रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर स्नेह की आंखें एक बार पीछे को घूम गई, फिर वह कूदकर नीचे उतर आई। उसका भाई मनोहर अपनी माँ की बाहों को सहारा दिए बहुत आहिस्ता से उतरा और अपने घर के सब लोगों के साथ लिए सामने के ढाबे में चला गया। वे दोनों बस से उतरकर बिजली के खंभे के पास खड़े हो गए और कुछ देर तक बिना बात किए, बिना एक दूसरे की तरफ देखे इस तरह खड़े रहे जैसे पति पत्नी ना होकर दो यात्री हों, जिनका अभी तक आपस में परिचय ना हुआ हो। चंदन ने दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाल लिए और जूते की नोक से जमीन को कुरेदने लगा। कुंतल ने अपने बटुए से ऊन और सिलाइयां निकाल ली और अपना पुलोवर बुनने में व्यस्त हो गई। खाना खाओगी? काफी देर की चुप्पी के बाद चंदन ने पूछ लिया। कई क्षण कुंतल ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें अपने हाथ की सिलाइयों पर ही झुकी रहीं। आप खा लीजिए, फिर उसने कहा, हमें भूख नहीं है।
खाना हो तो थोड़ा खा लो। चंदन ने भी जैसे उससे कहकर हवा से ही कहा। यहाँ से चलकर बस जाने कहाँ रुकेगी, और फिर जाने कहीं ढंग का खाना मिलेगा भी या नहीं। कुंतल ने सामने के ढाबे की तरफ देखा। 4-6 देगचियां और पतीलियां लगभग सड़क के छोर पर रखी थी और रास्ते में उड़ती धूल बार बार उन्हें घेर लेती थी। एक आदमी जिसके हाथ और कपड़े एक से ही मैले थे, नल के नीचे से गीली थालियां उठाकर एक स्याह कपड़े से पोंछ रहा था, और दूसरा मुसीबत ढूंढने के ढंग से उनमें दाल सब्जियां रोटियां रखकर ग्राहकों के पास ले जा रहा था। जाने कितनी कितनी काली की तह से ढके फ्राइंग पैन में प्याज के टुकड़े तड़क रहे थे। हमारा खाने को मन नहीं है, उसने अपनी सिलाइयों में व्यस्त होते हुए कहा, और बस का भी सफर इस तरह का है कि खाकर तबीयत खराब ही होगी। चंदन ने फिर कुछ नहीं कहा। खंबे से टेक लगाए जूते की नोक से मिट्टी कुरेदता खड़ा रहा। उसकी कॉर्डराय की पतलून के घुटने बाहर को निकल आए थे और रोओं के घिस जाने से जगह जगह पर उस पर चकतियां सी पड़ी थी। पायचों के टाके टूट गए थे, जिससे उनका मुड़ा हुआ हिस्सा बाहर को खुल गया। जूते की एड़ियां और तलवे घिसे हुए थे। ऊपर के चमड़े में गहरी गहरी लकीरें पड़ी थी। आपको भूख हो तो खा लीजिए ना, कुंतल ने कुछ क्षण बाद उसकी तरफ देखकर कहा। भूख होगी तो खा लूंगा, कहकर चंदन वहां से हट गया और टहलता हुआ कुछ दूर निकल उधर की तरफ चला गया जिधर उनकी बस अभी अभी आई थी। सामने दूर तक पीर पंजाब की पहाड़ी श्रृंखला थी, रूखी, कठोर और पथरीली। बड़ी बड़ी उभरी हुई चट्टानों की उस ऊंची दीवार को देखकर अनुमान भी नहीं होता था कि उसके दूसरी तरफ एक ऐसी घाटी है जहां मीलों के विस्तार में सिर्फ हरियाली ही हरियाली फैली है, और आंखें जहां भी जा पड़े कुछ देर के लिए वहीं ठिठक कर रह जाती हैं। वह बैरियर तक जाकर लौट पड़ा। जब वह कुंतल के पास से होकर आगे निकल गया तो कुंतल ने आवाज दी, सुनिए। वह रुक गया, मगर उसने कहा या पूछा कुछ नहीं। कुंतल भी कुछ देर चुप रही, फिर आंखें अपने हाथों पर स्थिर किए बोली, देखिए, रात को जम्मू से हमें आगे के लिए कोई बस मिल जाएगी। चंदन कुछ ना कहकर गंभीर दृष्टि से उसकी तरफ देखता ही रहा। तो उसने फिर कहा, हम सोच रहे हैं कि रात को पठानकोट से जो भी गाड़ी मिल जाए हम उसी में चले जाएं। रात को जम्मू से तुम्हें कोई बस नहीं मिलेगी? चंदन अब पहले से और गंभीर हो गया, और कल से पहले शायद पठानकोट से कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। कुंतल पल भर के लिए खामोश रहकर कुछ देर सोचती रही, फिर कुछ बेबसी के सुर में बोली, तो कल सुबह पठानकोट से पहली गाड़ी कौन सी मिलेगी? इसका पता पठानकोट चलकर ही लगेगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कश्मीर मेल वहां से शाम को चलती है, मगर हम वहां कल शाम को नहीं रुकना चाहते। अगर कोई गाड़ी उससे पहले जाती हो तो हमें उसी से ले जाना चाहोगे? चंदन कुछ देर चुप रहा, होठ काटता रहा, फिर बोला, तुम जो भी चाहोगी उसके लिए मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम जिस गाड़ी से चाहो चली जाना, मगर बात इतने से समाप्त नहीं हो जाती। हम लोगों के बीच कहने समझने को तो अभी बहुत कुछ बाकी है। कुंतल की भौहें खिंच गईं, नाक जरा कांपने लगी। उसकी सलाइयों की पहले से तेज तेज चलने लगी थी, मगर उसने कहा कुछ नहीं, सिर्फ अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जाने से पहले बात बिल्कुल साफ कर ली जाए। कोई भी इंसान अपना पूरा जीवन इस तरह दुविधा में रहकर तो नहीं काट सकता। तुम आगे के लिए अपने मन में क्या सोचती हो और चाहती हो, यह तुम मुझे साफ साफ कह सकती हो। हम आगे के लिए कुछ ना सोचते हैं और ना कुछ चाहते हैं। कुंतल की सलाइयां और भी तेज चलने लगी। आप अपने मन में जो कुछ सोचते हो वह हमसे कह दीजिए। मैं जो कुछ सोचता हूँ उसकी बात तुम रहने ही दो। वह मैं पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ। चंदन की सांस जैसे शब्दों के लिए कम पड़ने लगी। मगर मेरे सोचने का तो कोई अर्थ ही अब नहीं रहा। मुझे अब सिर्फ इतना जानना है कि तुम अपने मन में क्या चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे मन की बात मुझे अभी तक पता नहीं चल सकी। हमने आपसे कह दिया हम अपने लिए ना कुछ चाहते हैं और ना ही इस विषय में कोई बात करनी है। तो तुम्हारा मतलब है कि बात जहां आज है आगे भी वहीं की वहीं बनी रहेगी? मतलब आप जो कुछ भी समझ लिए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें पठानकोट से सीधे खुर्जा चले जाना है। यह बात तो मैं सुन चुका हूँ। चंदन अपने ही आवेश से स्तब्ध सा बोला, मगर जो बात हमें स्पष्ट जान लेनी है वह यह है कि इसके बाद हम लोग आपस में मिलने जा रहे हैं या नहीं। इस बात के जितने पहलू हैं उनके संबंध में हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जम्मू
से चलने तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाए, जिससे आगे के लिए किसी के मन में कोई दुविधा न रहे। और कुछ क्षण उसकी तरफ देखकर वह टहलता हुआ फिर वहां से आगे चला गया। बस का हॉर्न बजा तो वे दोनों उसी तरह अपनी सीट पर आ बैठे। चंदन फैसला करने जा रहा था, क्या वह उस हट के सामने इतना बेबस था कि उसे कुछ करना था। उसने अपनी कोहनी खिड़की पर रख ली और बाहर देखने लगा। वही बलखाई सड़क, पहाड़ के शरीर से चिकने रोए, हरी घास, चीड़ खुबानी, हवा के चलने से रोए कांप जाते और पहाड़ पहाड़ जैसे पुलकित होकर सीसी कर उठता। जाने कहां से सैकड़ों सैकड़ों चिड़ियां चहकने लगती। कुछ मील आगे घाटी का आकाश हल्के बादलों से घिरा था। स्याह सफेद और सुरमई गुब्बारे बाहों में बाहें डाले घाटी में भटक रहे थे। आस पास और ऊपर नीचे बस धुंध ही धुंध। हर चीज धुंध के अंदर नम होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वही धुंध उसके अंदर भी भर रही हो और वह स्वयं भी उसमें खोया जा रहा हो। सड़क उसकी आंखों के सामने से फीते की तरह फिसल रही थी। इंजन की घुर्राहट और पहियों की आवाज के साथ फीता तेजी से घूम रहा था और वह जड़ होकर उसे घूमते देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कुछ सोच रहा है या नहीं। शायद शायद वह कुछ भी नहीं सोच रहा था, या शायद इतनी तेजी से इतना कुछ सोच रहा था कि कोई भी विचार मन में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। मन की वह जड़ता थी, यह जड़ता जैसी अस्थिरता। उस जड़ता या अस्थिरता का अनुभव उसे पहले भी कितनी ही बार हुआ था, जबकि विचारों के छोटे छोटे खंड आपस में उलझ जाते थे और उन्हें सुलझाकर देखने के प्रयत्न में हर चीज और गहरे गुंजल में उलझने लगती थी। परंतु उस गुंजल में एक चीज फिर स्पष्ट रहती थी, एक दर्द या एक प्रश्न चिन्ह, कि वह सब ऐसे क्यों था। क्यों उसी के जीवन में वह सब ऐसे घटित हुआ था। क्यों उससे, शायद अकेले उसी से परिस्थितियां इस तरह टकराई थी कि किसी भी तरह अब अपने को संभले नहीं बनता था। और उस असमंजस, उस गुंजल में जिंदगी हाथों से फिसलती जा रही थी और वह उस संबंध में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यह सब ऐसे क्यों था। क्यों जीवन वैसे नहीं ढला था जैसे कि उसने ढालना चाहा था, या जैसे उसने सोचा था कि उसे ढलना चाहिए। और अब आगे जीवन का रूप क्या होने जा रहा था। क्या आगे के लिए वह उसे संभालकर ठीक दिशा दे सकता था, और यदि नहीं तो आने वाले कल की रूपरेखा क्या होने जा रही थी। क्या एक लड़की का सोचने का ढंग और उसके अंदर का हट ही उसके जीवन की हर चीज को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। फीता तेजी से घूम रहा था और अतीत के कई छोटे छोटे खंड, कई छोटे छोटे चित्र एक साथ मस्तिष्क में उभर रहे थे। ऐसे कई कई बातों के टुकड़े दिमाग में मंडरा रहे थे, जो जब तब उसने कही थी, या जो उससे की गई थी, या जिनके लिए कई बार चाहा था कि कहीं जाए मगर कहीं नहीं जा सकी थी। और उस सारे द्वंद के ऊपर घिरती कई छायाएं थी। बंबई की एक सुबह, शिमला की एक शाम, और उन छायाओं के बीच से गुजरती कई एक लकीरें। कॉट रोड की घाटी की तरफ उतरती पगडंडी, एक पसीने से भीगा चेहरा, घाटी के उस तरफ से आती रेलगाड़ी की आवाज, घुसल खाने में गिरता पानी, शीशे से छनकराती धूप। एक वाक्य, यह आप अपनी अमानत देख लीजिए। आगे पूरी सड़क बादलों से घिरी थी। चार हाथ आगे की हर चीज धुंधली दिखाई देती थी। पहाड़, पेड़, घाटी और सड़क, सब कुछ अदृश्य होता जा रहा था। हुआ हुआ हवा के थपेड़े और टप टप वर्षा की बूंदें। उसने शीशा चढ़ा दिया। कुछ देर लगता रहा जैसे चढ़ाई का वह रास्ता उन्हें सीधा आकाश में ले जा रहा हो, पहाड़, पेड़ों और चिड़िया से बहुत ऊपर। मगर धीरे धीरे बादल ऊपर उठने लगा और पहले से कहीं तीखी बूंदें शीशे से टकराने लगी। वह शीशे से सिर सटाए देखता रहा। धुंध से बाहर आती सड़क, उस सड़क से बहुत दूर एक और सड़क, उस सड़क की मुंडेर सड़क से घाटी की तरफ उतरती पगडंडी, हेडमास्टर बर्टन की त्योरियां, जिन्हें पर गूंजती पैरों की आवाज, चांदी की घंटियों जैसी हंसी और एक बहुत आत्मीय स्वर, देखिए आप खुद उन्हें लाने जाएंगे ना। देखो, उसने कुंतल की तरफ मुड़कर कहा। कुंतल अपने में खोई हुई बैठी थी। कुछ चौंकर बोली, हाँ कहिए।
मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर हम लोग आपस में बात करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते तो क्यों ना सारी स्थिति को किसी तीसरे आदमी के सामने रखकर देख लिया जाए। तुम चाहो तो हम लोग यहाँ से सीधे लखनऊ चल सकते हैं। वहां तुम्हारे पिता के सामने बैठकर सारी बात की जा सकती है। हमें किसी के सामने कोई बात नहीं करनी है। कुंतल के माथे की सलवटें पहले से गहरी हो गई। हम लोग बच्चे तो हैं नहीं जो किसी तीसरे आदमी के सामने बैठकर बातें करेंगे। और उसकी तरफ से आंखें हटाकर सामने की तरफ देखते हुए उसने कहा, और पिताजी के सामने तो हम कभी कभी बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैंने यह बात तुम्हारी नज़र से कही थी, कहकर चंदन ने फिर शीशे से अपना चेहरा सटा लिया और बाहर देखने लगा। रामबन के घातक पुड़ गहरी खड में चनाब शोर करता बह रहा था। आवाज वातावरण में गूंज पैदा कर रही। धार इस तरह पत्थरों से टकरा रही थी और इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि लगता था कि सारे पहाड़ को तोड़कर ही रहेगी। एक मोड़ पूरा होने से पहले दूसरा मोड़, फिर तीसरा। एक फफकता हुआ खूनी नाला सामने आ गया जो सड़क पर से बहता हुआ चनाब में गिरता है और जिसकी वजह से हर बरसात के दिनों में सड़क कई कई बार टूट जाती है। नाला पार करते हुए बस एक बार धचके खा गई। बहुत से छींटे उड़े और क्षण भर के लिए सबके दिल दहल गए, मगर बस सही सलामत नाला पार करके मुड़ गई। फिर रामबन की दुकानें, चनाब का झूलता पुल, दरिया के साथ साथ जाती सड़क की चढ़ाई। वर्षा और बादल अब पीछे रह गए थे और दरिया की सतह पर खुली धूप फैली थी। कुंतल ने अपनी साड़ी के पल्ले को अच्छी तरह बाहों के गिर्द लपेट लिया। उसके मन में बहुत उलझन हो रही थी कि सफ़र पूरा होने में क्यों नहीं आ रहा। घंटों से वे लोग इसी तरह हिचकोले खाते बैठे थे और सफ़र था जैसे एक ही मुकाम के इर्द गिर्द घूमते जा रहा है, या जैसे सड़क के अंदर से ही और सड़क निकलती आ रही है और रास्ता मकड़ी के जाले की तरह ताना बाना और फैलाए जा रहा हो। फिर अभी जम्मू पहुंचकर एक रात, जाने कैसी रात जो उन लोगों के साथ साथ काटनी थी, और उसके बाद आगे खुर्जा तक का सफ़र। क्या सफ़र किसी तरह छोटा नहीं हो सकता था? कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि रास्ते के सब पड़ाव जल्दी जल्दी तय हो जाए और वह तुरंत अपने उस क्वार्टर में जा पहुंचे जो उसका अपना एकमात्र अपना घर था, और जहां रहते रात दिन उसे उन दो आंखों का सामना नहीं करना पड़ता जो जब तब स्थिर होकर एक अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखने लगती थी, देखती ही रहती थी। वह उन आंखों के अभियोग का क्या उत्तर दे सकती थी? स्थिति क्या ऐसी थी कि उसे आपस में बात करके स्पष्ट किया जा सके? कितने दिनों में से उस स्थिति को अपने मन में स्पष्ट करने के लिए वह अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही थी, परंतु वह संघर्ष क्या उसे किसी भी परिणाम तक ले जा सका था? एक और जाल था जो जीवन को बाहर से अपने में कसे था। वह कितना चाहती थी कि अपने को दोनों में से किसी एक जाल से मुक्त कर सके, परंतु उसके चाहने से कुछ भी तो नहीं होता था। और ऐसी स्थिति में वह किसी से बात भी कर सकती थी क्या? क्या उसने कभी सोचा था कि उसे जीवन में अपने ही अंदर के संघर्ष से इस तरह पिसना पड़ेगा? क्या यूनिवर्सिटी के वे दिन, जीने का वह उत्साह और मन की बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, और कहाँ आज की यह घिसटती छटपटाती जिंदगी, क्या उसके अंतर्द्वंद को उसके अतिरिक्त और कोई भी समझ सकता था? उसने अपने विचारों को रोका और सिर को उठाकर मील के पत्थर की प्रतीक्षा करने लगी। एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक जाने कितना फासला था कि तय होने में ही नहीं आता था। दूर से एक पत्थर आता दिखाई दिया, मगर पास आने पर वह ठीक से पड़ा नहीं गया। ठीक से पड़ने के लिए खिड़की की तरफ उचकना जरूरी था। उसने अपने अंदर से उठती उस सांस को दबाया और दूसरे पत्थर की प्रतीक्षा करने लगी। जाने कितनी कितनी प्रतीक्षा के बाद फिर दूसरा पत्थर आया। उस पर भी इतनी ही लिखाई पड़ी जा सकी। कुल 3 मील। अभी कुल 3 ही मील था तो जम्मू जाने कितनी दूर होगा? वह कोठी है जहां शेख अब्दुल्ला और उसके साथी नजरबंद है, पीछे की सीट से किसी ने कहा। लोग उचक उचक खिड़कियों से बाहर देखने लगे। स्नेही भी अपनी सीट से उठकर उनकी तरफ आ गई और उनके ऊपर झुककर बाहर देखने का प्रयत्न करने लगी। उसे कोठी नजर नहीं आई, इसलिए वह और भी आगे झुक गई और झुकने से वह चंदन के बहुत करीब आ पहुंची तो चंदन ने अपना चेहरा एक तरफ हटा लिया। इससे पति पत्नी के शरीर फिर एक बार आपस में छू गए। स्नेह जब वहां से हटकर अपनी सीट पर वापस चली गई
तो चंदन को खिड़की के शीशे का ध्यान आया। शायद शीशा लगा रहने से ही स्नेह को इतना झुकना पड़ा था, और शीशा बिल्कुल साफ भी नहीं था। वर्षा की कुछ एक बूंदें अभी तक उस पर ठहरी थी, और शीशे की तरफ देखते हुए उसे लगने लगा जैसे वह शीशे के एक घर में कैद और नन्ही नन्ही बूंदें शरारती आंखों की तरह बाहर से उसे देख रही हैं। उसने शीशा नीचे गिरा दिया। बस कूद पहुंचकर रुक गई। चाय के लिए पूछने वाले लड़कों ने बस को घेर लिया। कई एक घिसी हुई आवाजें एक साथ सुनाई देने लगी। चाय के गिलासों से उठता धुआं खिड़की के बहुत पास था, और शरीर की जकड़ी नसों को एक निमंत्रण देता जान पड़ता था। चाय पियोगी? उसने जकड़े हुए स्वर में पूछ लिया। कुंतल ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसका सिर हल्का दर्द कर रहा था। उसका बहुत मन था कि चाय की एक प्याली पी ले, चाहे कैसी भी हो, मगर उस मन स्थिति में वह अपने को हाँ कहने के लिए तैयार नहीं कर सकी। चंदन ने भी उससे दूसरी बार नहीं पूछा, और बस के चलने तक नाली में से झरते चश्मे के पानी को देखता रहा, जो जाने कब से व्यर्थ बह रहा है और व्यर्थ ही आवाज कर रहा था। बस चली तो धूप ढलने लगी थी। ढलती धूप के स्पर्श से छवियां सुनहरी हो उठी थी। पक्षियों की कतारें नन्हे नन्हे पंख फड़फड़ाती अपने बसेरों की तरफ लौट रही थी। उतरती सांझ के वातावरण में चंदन के मन में एक झुटपुटी सी अनुभूति भरने लगी। सुख, घर, विश्राम की सारी कल्पनाएं और सारे अभावों की एक मिली जुली अनुभूति। उसके मन में वह प्रश्न, वह दर्द अब और भी तीखा होकर चुभने लगा। क्या सचमुच पूरा जीवन उसे बिना घर के ही काटना था? बिना उस छोटे से कोने के जहां सांस आए तो मन उदास ना हो, और सुबह होते ही अपना अपना जीवन खाली और व्यर्थ ना लगने लगे? क्या सचमुच घर की कल्पना जीवन भर के लिए उससे छीन चुकी थी, और उसे वापस लाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था? उसने कुंतल की तरफ देखा। मैं सोचता हूँ कि तुम ना भी चलना चाहो तो मैं एक आध दिन लखनऊ ही हुआ हूँ। वह बोला। तुम कभी भी इस विषय में स्पष्ट बात कर सकोगी, इसमें मुझे संदेह है। आपको जाना हो आइएगा, कुंतल ने उदासीन भाव से कहा। मगर पिताजी आजकल वहाँ है नहीं, किसी काम से बाहर गए हैं। और होठ बंद करके अपने अंदर के उबाल को रोके वह फिर सामने देखने लगी। तो क्या सचमुच स्थिति आ गई कि जब एक ना एक तरफ फैसला कर लेना अनिवार्य था? परंतु एक तरह से यह फैसला क्या पहले ही नहीं हो चुका था? क्या बात मुंह से कहने से ही कही जाती है, और व्यक्ति बिना कहे उसे स्वीकार नहीं कर सकता? उन दोनों के संबंध में कहाँ और कैसी लकीर थी, क्या वे दोनों ही नहीं जानते थे? फिर उस बात को दोहराकर मुंह से कह लेने में क्या रखा था? जो स्थिति थी वह थी ही। उस विषय में बात करके क्या उसे बदला जा सकता था? मगर वह उस विषय में सोच क्यों रही थी? क्या वह इस मन में स्थिति में थी कि उस विषय में कल से आगे सोच सके? उसके सामने तो इस समय केवल एक ही लक्ष्य था, और वह यह है कि जल्दी अपने क्वार्टर में वापस पहुंच जाए, वहां जहां चारों ओर से दरवाजे बंद करके कुछ देर आंखें मूंदकर पड़ी रह सके। उसके बाद की बात बाद में ही। ज्यों-ज्यों अंधेरा उतर रहा था, बस की रफ्तार तेज होती जा रही थी। ड्राइवर को भी शायद जम्मू पहुंचने की जल्दी थी। माइलोमीटर की सुई जो सुबह से 20 और 25 के बीच झूल रही थी, अब किसी समय 35 के हिस्से तक भी जा पहुंचती थी। कुंतल को बस की यह रफ्तार अच्छी लग रही थी। हालांकि रास्ता अब भी उतनी तेजी से नहीं कट रहा था जितनी तेजी से वह चाहती थी। बीच के पड़ाव एक के बाद एक पीछे छूटते जा रहे थे। कई छोटी छोटी बस्तियां आई और निकल गई। उधमपुर भी जाने कब आया और कब निकल गया। माइलोमीटर की सुई अब कभी कभी 35 को भी पार कर जाती थी। वह रफ्तार मन को सहारा दे रही थी, मगर साथ ही उसे कुछ घबराहट भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई चीज अंतड़ियों में से उठकर ऊपर को आना चाह रही हो। शायद उसे बहुत भूख लगाई थी। माइलोमीटर की सुई सहसा पीछे की तरफ गिरने लगी और गिरते गिरते सिफर के हिंदसे तक पहुंच गई। नंदिनी की सुरंग के बाहर बहुत सी बसें और ट्रक रुके हुए थे। दूसरी तरफ भी वही स्थिति होने से यातायात बंद हो गया था, और बस वहां रुकी तो जैसे रुक ही गई। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ना जाने कितना समय बीत गया, मगर यातायात रुका ही रहा। बसों की बत्तियां कितनी ही बार जली और बुझ गई। इंजन गुर्राए खामोश हो गए। पीछे के ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे, और आगे के ड्राइवर उतरकर आपस में बहस कर रहे थे। किसी एक तरफ की गाड़ियां पीछे हटती, तभी दूसरी तरफ की गाड़ियां सुरंग में से निकलकर आगे जा सकती थी।
मगर इधर के ड्राइवर समझते थे कि उधर वालों को पीछे हटना चाहिए और उधर के ड्राइवर सोचते थे कि इधर वालों को अपनी गाड़ियां पीछे हटानी चाहिए। और परिणाम यह था कि दोनों तरफ की और गाड़ियां आकर खड़ी होती जा रही थी और जमघट बढ़ता जा रहा था। कुछ एक ड्राइवर जो कि बहस में नहीं पड़ना चाहते थे, अपने सिगरेट सुलगाकर एक तरफ जा बैठे और तमाशबीनों की तरह उस झगड़े को देखते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। बहस की स्थिति को देखते हुए लगता था कि सारी गाड़ियां रात भर वहीं रुकी रहेगी। कुंतल के लिए उतनी देर सीट पर बैठे रहना असंभव हो रहा था। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था, उसका उतावलापन बढ़ता जा रहा था। उसे झुंझलाहट हो रही थी कि आसपास उतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई और क्यों उनकी बस उस भीड़ को चीरकर आगे नहीं बढ़ रही। वह स्थिति उसे जैसे चिढ़ाने के लिए खड़ी की गई थी और वह, क्योंकि उसके सामने बिल्कुल असमर्थ थी, इसलिए अपनी असमर्थता सामने शीशे में से उसने अपनी तरफ मुंह बिचकाती प्रतीत होती थी। उसका वश होता तो वह वहीं बस से उतर जाती और पैदल आगे चल देती, मगर पैदल चलकर वह कितना रास्ता तय कर सकती थी और यह उस ठंडे अंधेरे में आखिर कहाँ किस मुकाम पर जाकर पहुंच सकती थी। घबराहट बहुत बढ़ने लगी तो वह सीट से उठकर नीचे चली गई। सड़क पर दूर तक बसों और ट्रकों का जमघट था और उससे पीछे घना अंधेरा। किसी किसी समय अंधेरे में दो सितारे से चमक उठते थे, जो धीरे धीरे पास आते जाते और रुकी हुई गाड़ियों की लंबी पंक्ति में एक और गाड़ी आकर शामिल हो जाती। पीछे खड्ड की ढलान भी थोड़ी दूर तक ही दिखाई देती थी और आगे घना अंधेरा जंगल सरसरा रहा था। उसे लग रहा था अभी अभी उसका सिर चकराने लगेगा और चक्कर खाकर नीचे गिरती चली जाएगी। पकड़ने की कोई चीज पास में होती तो उसे पकड़ लेती, या किसी पुल की मुंडेर वहां होती तो कुछ देर के लिए उस पर बैठ जाती, मगर ऐसी कोई भी चीज या कोई भी जगह वहां आसपास नहीं थी। वह बहुत कठिनाई से अपने को संभाले हुए वहां खड़ी रही और सामने के सुनसान अंधेरे को देखती रही। ड्राइवरों की बहस बहुत लंबी होती जा रही थी, जाने उस बहस को कभी समाप्त भी होना था या नहीं। और दूर जंगल में दूर तक मेंढकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। टुर टुर टर टर। बस जम्मू के टूरिस्ट सेंटर पर पहुंची तो रात के 10:30 बज चुके थे। हालांकि बत्तियां जल रही थी, फिर भी वहां का वातावरण देर से सो चुका था। बस की छत से सामान उतरवाकर चंदन ने इधर उधर देखा तो कुंतल उसे नजर नहीं आई। मनोहर छत से अभी सामान उतरवा ही रहा था। स्नेह उतरते सामान को नीचे रखवा रही थी। उसके घर के और लोग बरामदे में जा बैठ गए थे। चंदन कुछ देर असमंजस में खड़ा रहा। आते हुए वे लोग रात को कुंद के रेस्ट हाउस में ठहरे थे और वह मनोहर के साथ उसके कमरे में रहा था, मगर इस बार उसे अपने और कुंतल के लिए अलग ही कमरे का प्रबंध करना था। बहुत सी बसें एक साथ आई थी, इसलिए उसे डर था कि देर करने से शायद टूरिस्ट सेंटर में कमरा ना मिले और फिर हो सके इधर उधर होटलों की खाक छाननी पड़े। उसने जेब में हाथ डालकर पैसों को गिना। अभी 50-55 रुपए बाकी थे। वहां से घर पहुंचने तक तो काम चल ही सकता था। उसके बाद की बात बाद में सोची जा सकती थी। जब कुछ देर खड़े रहने पर भी कुंतल उसे दिखाई नहीं दी तो स्नेह से अपना सामान देखने के लिए कहकर वह कमरे का पता करने चल दिया। अगर वह आए तो उससे कहना मैं कमरा देखकर आ रहा हूँ। टूरिस्ट सेंटर में उस समय एक ही कमरा खाली था, जो थोड़ी हील हुज्जत के बाद मैनेजर ने उसे दे दिया। जब वह लौटकर बस के पास आया तो मनोहर भी वहां से चला गया और स्नेह अकेली उसके अपने सामान के पास खड़ी थी। और लोग कहाँ गए? उसने पास आकर स्नेह से पूछा। बहन जी शायद उधर खाने के कमरे में गई हैं, स्नेह ने कहा। और मनोहर भाई साहब सामने के होटल में कमरा देखने गए। अच्छा, मैं जाकर अपने कमरे में सामान रखवा दूं। चंदन कुछ खिसियाना पड़कर बोला। मनोहर से कहना मैं यहीं 3 नंबर में हूँ। और कुली देखने के लिए वह कुछ कदम आगे चला तो स्नेह ने पीछे से कहा, देखिए आप जरा देर ठहर नहीं जाएंगे? मनोहर भाई साहब लौट आए तो चले जाइएगा, मैं यहाँ पर अकेली खड़ी हूँ। हाँ हाँ, मनोहर के आने तक मैं रुक जाता हूँ। चंदन अब पहले से भी खिसियाना पड़ गया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि तुम यहाँ अकेली खड़ी हो। और वह लौटकर एक पैर अपने बिस्तर पर रखकर खड़ा हो गया, परंतु उस तरह खड़े रहना उस समय उसके लिए आसान नहीं था। उसके मन की हलचल पहले से कहीं बढ़ गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह उसी समय कुछ करना चाहता हो। उसकी उत्तेजना उसकी बाहों और पिंडलियों में सरसरा रही थी और मन हो रहा था कि और कुछ नहीं तो बिस्तर को ही ठोकर लगाता कुछ दूर तक ले जाए। आप बहुत दिनों से लुधियाना नहीं आए? स्नेह के गले की महीन आवाज से वह चौंक गया। स्नेह
बस की आड़ में खड़ी थी, इसलिए बत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। हाँ, आने का मौका नहीं बना, कहते हुए चंदन ने एक बार अहाते के गेट की तक नजर दौड़ा ली। एक बीड़ी पीते कुली को छोड़कर अहाते में कोई भी नहीं था। मौका तो बनाने से बनता है। स्नेह आगे झुककर अपने हाथों के नाखूनों को देखती बोली, खुर्जा तो कितनी बार जाते होंगे, लुधियाना तो रास्ते में ही पड़ता है। बहुत दिनों से खुर्जा तो क्या कहीं भी नहीं गया। इस बार भी मनोहर के कहने से उसके साथ कश्मीर चला आया था। कहते हुए चंदन ने कठिनाई से अपनी सांसों को दबाया और बोला, जितने दिन बेकार हूँ उतने दिन तो कहीं जाने आने की बात सोच भी नहीं सकता। स्नेह कुछ दूर चुप रहकर अपने नाखूनों को देखती रही, फिर बोली, तो इस बार आप बहन जी को छोड़ते उनके साथ खुर्जा नहीं जाएंगे? वह कह रही थी कि पठानकोट से सीधी खुर्जा चली जाएंगी। अभी कुछ कह नहीं सकता, शायद जाऊं शायद ना भी जाऊं। लुधियाना तो आप बस एक ही बार आए हैं, किसी दिन भाई साहब के साथ चले आइए। चंदन को सहसा कुछ महीने पहले का वह दिन याद हुआ आया। शिमला से लौटते हुए पहले वह अंबाला रुका था और वहां से चलकर कुछ देर के लिए लुधियाना भी रुक गया था। दिसंबर की 22 तारीख थी, उसके ब्याह की पहली वर्षगांठ। उसने सोचा था मनोहर उस दिन लुधियाना में ही होगा, क्योंकि अपने एक पत्र में मनोहर ने लिखा था कि 20 से क्रिसमस की छुट्टी हो रही है और उसी दिन वह लुधियाना जा रहा है। मगर वहां पहुंचकर पता चला कि मनोहर अभी अमृतसर में ही है, वहां नहीं आया। वह उसी समय वहां से लौट पड़ने के लिए तैयार हो गया था, मगर स्नेह और उसके छोटे भाई जीत ने मिलकर उसका बैग और पेन कहीं छिपा दिए थे। तब वापस दिए थे जब वह रात को रोटी खा चुका। रात को उन लोगों से विदा लेकर जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसकी गाड़ी निकल गई थी। दूसरी गाड़ी रात के 2 बजे जाती थी, इसलिए वह सर्दी में ठिठुरता 4 घंटे स्टेशन की बेंच पर बैठा रहा और प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलता रहा। फिर भी उसे उस ठिठुरन में कहीं एक उष्णता महसूस हो रही थी, उस घर के वातावरण की उष्णता जहां से वह आया था। मनोहर की माँ सुभागी आग के पास बैठी जाने कितनी देर तक उससे बातें करती रही थी, उसे अपने घर के संबंध में कितना कुछ बताती रही थी। उसे यह महसूस तक नहीं हुआ कि उस घर में वह पहली बार आया है और उन लोगों से केवल एक बार का ही परिचय है। मनोहर भाई साहब तो दशहरे पर तो जरूर ही घर आएंगे, आप उनके साथ आइएगा, स्नेह ने फिर कहा। अभी तो देखना है कि दशहरे तक क्या क्या होता है, चंदन ने अनायास कह दिया। उसे लगा जैसे स्नेही की बात का उत्तर ना देकर वह बात उसने अपने से कही थी। दशहरे के 2 महीने बाकी थे, उतने दिनों में सचमुच कुछ भी हो सकता था। मनोहर के आने पर उसने अपना सामान वहां से उठवा लिया। जब वह सामान रखवा कर वापस आया तो अहाता बिल्कुल खाली हो चुका था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। हवा में साए साए करते पेड़ वातावरण को और भी सुनसान बनाए दे रहे थे। वह अहाता पार करके बरामदे की सीढ़ियां चढ़ा और अंदर खाने के कमरे में चला गया। वहां उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, 4-6 व्यक्ति ही एक तरफ बैठकर खाना खा रहे थे। कुंतल खाना खा चुकी थी और बैरे की तश्तरी में पैसे रखकर वहां से उठ रही थी। यह कमरे की चाबी है। चंदन ने पास जाकर चाबी उसके मेज पर रख दी। आते में दाईं तरफ जाकर सामने 3 नंबर का कमरा। कुंतल ने चुपचाप चाबी मेज से उठा ली और बाहर चली गई। चंदन जाकर कोने की मेज के पास बैठ गया। उसके मन में अस्थिरता के साथ साथ अब एक शिथिलता और उदासी भी भर रही थी, जैसे वह बहुत तेजी से किसी ऊंची जगह की सीढ़ियां चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते थकान की वजह से उसके कदम भारी हो उठे थे। खाना सामने आ गया और तो वह इस तरह खाने लगा जैसे खाकर अपने ऊपर एहसान कर रहा हो, जैसे खाने का कोई स्वाद या अर्थ ना हो। एक परिणाम में कुछ चीजें सामने पड़ी थी और उसे उन्हें गले से नीचे उतार लेना है। उसने पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाया तो एक सवाल पानी के ठंडे जायके की तरह ही उसकी नस नस में उतर गया। क्या अब और इस तरह जिया जा सकता है? गिलास मेज पर रखते हुए उसका हाथ जरा सा कांपा। वह चम्मच में चावल भरकर चम्मच को मुंह के पास लाया तो कई दाने उसके कपड़ों पर बिखर गए। कोई भी आदमी पूरी जिंदगी इस तरह कैसे जी सकता है? वह जल्दी जल्दी दाल चावल मिलाने लगा। फिर उसने बहुत सा चावल एक साथ मुंह में भर लिया। नहीं, इस तरह नहीं चल सकता और एक दिन भी नहीं चल सकता। मगर हल इसका क्या हो सकता है? उसने मुंह के कौर को किसी तरह निगला और थोड़ा सा पानी पी लिया। उसके हाथ धीमे पड़ गए। उसे लगने लगा कि चावल का वह ढेर वह कभी खाकर समाप्त नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे एक तरफ से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर खाने लगा, मगर जैसे भी हो कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। एक बड़ी सी मिर्च उसके मुंह में चली गई जिसने उसकी जबान को
जला दिया और खाना छोड़कर गिलास को दोनों हथेलियों में घुमाने लगा। मगर हल क्या हो सकता है? वह बहुत देर तक उसी तरह बैठा रहा और धीरे धीरे चावल निकलता सोचता रहा। प्लेट में चावल समाप्त हो गया तो भी वह मेज पर कोहनियां रखे सामने देखता रहा, जैसे कि उस समस्या का हल अभी अभी सामने दीवार पर लिखा जाना हो। कुछ देर में कमरे की बत्तियां बुझने लगी तो वह चौंक गया। उसने बिल मंगवाया, पैसे दिए और बाहर निकल आया। आते की बत्तियां बुझ चुकी थी, जिससे वह पहले से भी वीरान लग रहा था। बसें एक तरफ कतार में खड़ी थी और उनके ड्राइवर कंडक्टर वहां पास ही सोने के लिए बिस्तर बिछा रहे थे। वह कुशन बरामदे में खड़ा रहा, फिर अपने कमरे की तरफ चल दिया। उनके कमरे को छोड़कर तब तक सब कमरों की बत्तियां बुझ चुकी थी। वह कमरे में आया तो कुंतल खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी अपनी बुनाई में लगी थी। दोनों बिस्तर ज्यों के त्यों बंधे रखे थे। वह जाकर चुपचाप अपने बिस्तर की पेटियां खोलने लगा। पेटियां खोलकर उसने बिस्तर का सारा सामान एक साथ ही बाहर निकाल लिया। लिहाफ, चादर और तकिया, इसके अलावा मोजे, जूते और मैले कपड़े भी निकालकर फर्श पर बिखर गए। उन्हें समेटकर उसने बिस्तर बंद की पेटियों में लपेटा और जिस किसी तरह उल्टा सीधा बिस्तर बिछाकर अपना पजामा लिए गुसलखाने में चला गया। वहां से आकर वह पलंग पर बैठ गया और जूते उतारकर अपने पैर झटकने लगा। कुंतल की आंखें दूसरी तरफ थी, फिर भी वह उसके हर काम को देख रही थी। उसे उसका इस तरह पैर झटकना कतई अच्छा नहीं लगता था। शिमला में रहते हुए उसे पैर झटकते देख कई बार उसके मन में वितृष्णा भर जाती थी। उसके मन में शिमला के दिन प्रतिदिन के जीवन की कई घटनाएं उभरने लगी। कुछ ही क्षणों में वह जैसे एक बार फिर उस जीवन की सारी कटुता और रूप में से गुजर गया। उसने आंखें मूंदकर किसी तरह अपने उबाल को दबाया और सलाइयां गोले में फंसाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अपना बिस्तर खोलकर उसने उसमें बिछाने का सामान निकाल लिया और एक एक सलवट निकालती हुई इस तरह बिछाने लगी जैसे वह बिस्तर सोने के लिए ना होकर केवल प्रदर्शन के लिए हो। बिस्तर बिछाकर वह कपड़े बदलने के लिए गुसलखाने में चली गई। वहां से आकर अपने पलंग पर एक तरफ बैठ गई। कुछ देर दोनों की आंखें आपस में मिली रहीं। उस नज़र में एक चुनौती की आशंका भी थी, कुछ करने का आवेश भी और कुछ ना कर पाने की खींच भी। बत्ती बुझा दीजिए, कुंतल ने अपनी आंखें हटाते हुए कहा। सुबह 5 बजे से पहले उठकर तैयार होना है। 5:30 बजे बस यहाँ से चल देगी। और उसने बिस्तर में लेटकर अपना आधा शरीर चादर से ढक लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चलने से पहले हमें सारी बात साफ कर लेनी है। चंदन अपने दोनों हाथ पलंग के चौखटे पर रखे थोड़ा आगे झुक गया। उसके माथे की नस फड़क रही थी और कान गर्म हो रहे थे। उसके सिर के अंदर जैसे कोई हथौड़ा चला रहा था। कुंतल पल भर सीधी आंखों से उसे देखती रही। चंदन के झुके हुए कंधे, फैले हुए घुटनों में कुछ ऐसा अवहेलना का भाव था कि उसके मन की तुरशी सहसा कई गुना बढ़ गई। और हमने कह दिया था ना कि हमें कोई बात नहीं करनी, उसने कहा और अपना सिर मुंह चादर से ढककर करवट बदल ली। क्षण भर बाद चादर के अंदर से ही उसने कहा, बत्ती बुझा दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों का संबंध आज से और इसी समय से समाप्त हो जाता है। चंदन ने अपने मुंह तक आया जहर बाहर उगल ही दिया और पल भर की प्रतीक्षा के बाद उठकर एकदम से बत्ती बुझा दी। कुंतल के बिस्तर से सिर्फ करवट बदलने की आवाज सुनाई दी और वातावरण में एक मनहूस खामोशी छा गई और धीरे धीरे अपने ही बोझ से और गहरी होती गई।